हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय अथवा गॉस के नियम के बारे में। ठीक है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे। गॉस का प्रमेय जो है स्थिर वैद्युतिकी में, गॉस का प्रमेय किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, स्थिर वैद्युतिकी में आता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, यहाँ पे आप एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक है, काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में संबंध बताता है। गॉस का प्रमेय जो है वह काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में संबंध बताता है। यहाँ पे काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है उसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच का संबंध गॉस का नियम कहलाता है। ठीक है, नियम क्या है? नियम जो है किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखते हैं? फाई ई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल मतलब नेट टोटल आवेश, कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गॉस ने क्या बताया कि जो गॉसियन पृष्ठ है अर्थात बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वह उस पृष्ठ से संबंधित, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है, अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन। ठीक है, परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, बंद पृष्ठ मतलब क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो आपने देखा कि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध कुल आवेश क्या हो? Q हो, तो उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। उससे जुड़ा हुआ
बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए होगा। ठीक है, अतः यह दोनों बराबर होंगे, फाई ई बराबर, ठीक है, बंद पृष्ठ ए से निर्गत कुल आवेश, ठीक है, और बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश अगर क्यू है तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वह फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी ए होगा, जो आपस में बराबर होंगे। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, और यह गॉस के प्रमेय का समाकल रूप है। गॉस के प्रमेय का कौन सा रूप है? समाकल रूप है। ठीक है, तो आपने देखा कि गॉस ने क्या बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जो कैसा पृष्ठ है? एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, अर्थात फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई बराबर सरफेस क्लोज, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए होगा, जो आपस में बराबर होंगे, अर्थात फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है यह निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहलाती है। यह गॉस के प्रमेय का समाकल रूप है। ठीक है, अब जो है गॉस के प्रमेय का प्रूफ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक बिंदु आवेश, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, जो कहाँ पे है? बिंदु O पर है। यहाँ पर एक बिंदु O बनाते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q। ठीक है, अब जो है इसको एक बंद पृष्ठ में रखते हैं, इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस में, ये बंद पृष्ठ है A। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर, एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, अब जो है इस बंद पृष्ठ से में एक बिंदु लेते हैं P, एक बिंदु लेते हैं P। ठीक है, यह हो गया। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ठीक है, इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लिया जाए DA, इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लिया जाए DA, यह लघु क्षेत्रफल अवयव है DA। ठीक है, O से P तक की दूरी है। ठीक है, O से P तक की दूरी हम लेते हैं R, O से P तक की दूरी R मान लेते हैं। O से P तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, अब जो है यह जो क्षेत्रफल अवयव है DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत, इस पर एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, इस पृष्ठ पर जब भी आप अभिलंब डालेंगे तो वह वेक्टर DA को निरूपित करेगा। क्षेत्रफल अवयव DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत एक लंब खींचते हैं, जो क्या बताएगा? वेक्टर DA को बताएगा, वेक्टर DA को बताएगा। ठीक है, अब जो है यह जो आपका बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होगी वो क्या होगी? O से
P की तरफ होगी। यह विद्युत क्षेत्र E की दिशा, ठीक है। यह जो आवेश आप देख रहे हैं प्लस Q जो O पर है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। यह इसकी दिशा हो गई बाहर की तरफ, वेक्टर E O से P की तरफ, ठीक। अब यह जो विद्युत क्षेत्र है वेक्टर E और यह जो एरिया वेक्टर है वेक्टर dA, जो dA के कारण है, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। कोण क्या मान लिए? थीटा। क्षेत्रफल अवयव dA से, यह जो क्षेत्रफल अवयव dA है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यह हमें गणना करना है, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर, गुजरने वाला बाहर की ओर को दृष्ट, मतलब जो बाहर की ओर निकल रहे हैं, बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। dA, ये आपका dA है, इससे होकर गुजरने वाला प्लस Q के द्वारा जो आवेश यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, बाहर की तरफ सब निकलेंगी, तो इस dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे, d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा, ठीक है। तो d फाई E बराबर EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, ठीक है। वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। ये आपका dA और E के बीच का कोण थीटा हो गया, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा हो जाएगा। जहां थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच का कोण है, कोण है। थीटा क्या है, वेक्टर E जो आप देख रहे हैं और वेक्टर dA के बीच का कोण है, ठीक। अब आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक, यह होती है। अब इस E का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो उस कंडीशन में d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर, E का मान रखें, E का मान आपका 1/, ठीक है, 1 से गुणा करें Q हो जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, ठीक है, यह हो गया। d फाई E बराबर EDA cos थीटा, E की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो d फाई E बराबर हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि DA cos थीटा बटे R स्क्वायर, DA cos थीटा बटे R स्क्वायर किसके बराबर होता है, d ओमेगा के, घनकोण के बराबर होता है। सॉलिड एंगल के बारे में आपने आपको पढ़ाया था, किसके बराबर होता है, घनकोण के बराबर, ठीक है। तो यह जो है सॉलिड एंगल हम देखते हैं, इस DA सरफेस के कारण यह सॉलिड एंगल बनेगा d ओमेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो
इस सूत्र में डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो कंडीशन में हो जाएगा, अतः डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, डी फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो गया। ठीक, यह किसके लिए निकला है, एक छोटे से एरिया डीए के लिए। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए निकालें, संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए निकालें तो क्या होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाली, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स, बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, जाने वाला कुल फ्लक्स फाई ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल पूरे के लिए निकाल रहे हैं तो ये आपका क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, जो बराबर होगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा के। संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा, जो बराबर हो जाएगा आपके क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा के। ठीक है, परंतु आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना होता है, 4 पाई होता है। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर घनकोण कितना होता है, 4 पाई होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में अतः फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई हो जाएगा। ठीक, अब जो है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपने देखा कि संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। यही क्या है आपका, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय में आपने देखा कि इसके लिए आपने एक बिंदु आवेश लिया, गॉस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक बिंदु आवेश लिया Q प्लस Q। ठीक है, जो बिंदु O पर है, और एक आपने एरिया लिया, एक सरफेस लिया, क्लोज सरफेस A। ठीक है, इस क्लोज सरफेस पर एक बिंदु आपने P लिया, जिसकी बिंदु O से दूरी R है, बिंदु O से दूरी R है। ठीक, इस DA के द्वारा, यह जो सरफेस है DA, इसके द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घनकोण जो है डी ओमेगा है, प्लस Q के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी दिशा होगी OP, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर EA हो गई। और यह जो क्लोज सरफेस DA है, ठीक है, इसका जो वेक्टर DA होगा इस पर डाले गए अभिलंब की दिशा होगी। ठीक है, जो इसके यूनिट वेक्टर की दिशा भी होगी, इसके एकांक वेक्टर की दिशा भी होगी। तो एकांक वेक्टर की दिशा की तरफ जो है इस वेक्टर DA का मान आएगा। अब जो है आप देख रहे हैं कि वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच में एक छोटा एंगल बन रहा है, कोण थीटा। अब इस छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसकी गणना पहले करते हैं। तो क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA होगा। डी फाई ई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA होगा। ठीक, डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई DA cos थीटा होगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA को क्या लिख सकते हैं, ई DA
cos थीटा लिख सकते हैं। थीटा जो है वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का कोण है। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा में ई का मान रखते हैं, तो डी फाई ई बराबर ई का मान रख दिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है घन कोण डी ओमेगा के, डी ओमेगा के। तो डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं डी ओमेगा, तो डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक, अब जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जाए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा जो होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए वह 4 पाई होता है। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा के। क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा जो होगा वो 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, अब जो है यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश रखे हों तब क्या होगा? यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बंद पृष्ठ ए है, इसमें केवल एक ही आवेश है। ठीक है, यदि इस बंद पृष्ठ ए में अनेक बिंदु आवेश हों, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इत्यादि इस तरह से स्थित हो तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह समस्त बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि बंद पृष्ठ ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश स्थित हों, जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इस तरह से हों, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह समस्त सभी बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। धन आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेंगे, धन आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर दृष्ट होगा अर्थात धनात्मक होगा, जबकि ऋण आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर दृष्ट होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर इस क्लोज सरफेस ए में कई आवेश स्थित हों उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, आपने देखा कि कई आवेश में प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इस तरह से कई आवेश हों, किसमें? क्लोज सरफेस ए में। तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? तो समस्त बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा उनका बीजगणितीय योग लेंगे। क्या लेंगे? बीजगणितीय योग लेंगे, अर्थात उनको चिन्ह के साथ उनको ऐड करेंगे। धन आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होगा और ऋण आवेशों के कारण वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा। ठीक है, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह क्या होगा? इस कंडीशन में कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो होगा वह होगा आपका 1/एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये सभी में होगा। ठीक है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है,
-Q4 -Q5 इस तरह से होगा। ठीक है, अर्थात फाई ई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू। पाई ई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू होगा जब सरफेस ए में सरफेस ए में कई सारे आवेश होंगे तो आपका यह फार्मूला लगेगा। यहां पर सिग्मा क्यू जो है वह बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। सिग्मा क्यू क्या है? बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। ठीक है, तो आपने देखा है कि यह आवेश जो है सरफेस ए के अंदर स्थित है। अगर आवेश जो है सरफेस ए के बाहर हो तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखते हैं। यहां पर एक हम सरफेस लेते हैं ए, आवेश जो है बाहर है, यहां पर +Q आवेश है, बिंदु ऊपर हमने मान लिया +Q आवेश है। अब इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो इस आवेश +Q के द्वारा विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलेंगी। ठीक, अब यहां पर हम एक क्लोज सरफेस लेंगे। यहां पर हम जहां से निकल रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं एंट्री हो रही है, एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, यह जो एरिया है आपका DA1 है, इसको हम मान ले रहे हैं DA2, DA1 और DA2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ ए के बाहर बिंदु O पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। उस कंडीशन में बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। कब? जब बिंदु आवेश, ठीक है, पृष्ठ ए के बाहर स्थित होगा, तब कुल वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, कैसे? तो बिंदु O को शीर्ष मानकर हम जो है एक शंकु खींचते हैं। ठीक है, बिंदु O को शीर्ष मानकर शंकु खींच रहे हैं। यहाँ पे दो शंकु बना रहे हैं, एक का क्षेत्रफल है DA1 और एक का है DA2। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल DA1 आप देख रहे हैं प्रारंभ में कट रहा है, और बंद पृष्ठ से बाहर जब निकल रहा है तो अल्प क्षेत्रफल DA2 कट रहा है। तो जो अल्प क्षेत्रफल DA1 है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, अल्प क्षेत्रफल DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/4πε0 d ओमेगा। ठीक है, यह हो गया DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसकी दिशा क्या होगी? भीतर की ओर। दिशा क्या होगी? भीतर की ओर। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? Q/4πε0 d ओमेगा। दिशा क्या होगी? भीतर की ओर, अर्थात ऋणात्मक। दिशा कहाँ होगी? दिशा किधर है? भीतर की ओर, भीतर। अब भीतर क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, अब यह जो अल्प क्षेत्र DA2 है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक उतना ही होगा। अल्प क्षेत्रफल DA2 से गुजरने वाला उतना ही वैद्युत फ्लक्स होगा Q/4πε0 d ओमेगा, लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। इसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो इसकी दिशा भीतर की ओर है और इसकी दिशा बाहर की ओर है, और क्या होगा? धनात्मक होगा।
क्या होगा, Da2 का क्या होगा, Da2 की वैल्यू तो उतना ही होगी, लेकिन क्या होगा, धनात्मक होगा, दिशा बाहर की होगा। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू उतनी ही है, ऋणात्मक है, इसकी वैल्यू उतना ही है, धनात्मक है, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका योग क्या हो जाएगा, नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आवेश जो है सरफेस के बाहर स्थित हो, क्लोज सरफेस के बाहर स्थित हो, तो उनसे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा। आवेशों के किसी निकाय अथवा आवेशों की सम्मित सतत वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में यह बहुत उपयोगी होता है, गॉस का प्रमेय। ठीक है, अब जो है कुछ इसकी विशेषताएं भी होती हैं गॉसियन पृष्ठ की। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ जो है एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है, जिसमें गुरुत्वीय, वैद्युत, चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ आप बना रहे हैं क्लोज करके, ठीक है, तो यह जो है एक बंद पृष्ठ है, यह इच्छा पे आपके निर्भर है, स्वच्छ बंद पृष्ठ है, और जिससे आप गुरुत्वीय, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। गोला, बेलन, घन पृष्ठ इसके उदाहरण है। ठीक है, कुछ पृष्ठ जैसे चकती का पृष्ठ, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चकती के पृष्ठ को, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि गोले, बेलन, घन के पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ के रूप में ले सकते हैं, और इसकी मदद से हम गुरुत्वीय, वैद्युत, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं और गुण होती हैं, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ की क्या विशेषताएं हैं, गुण क्या हैं। तो पहला जो गुण है कि यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ हमेशा क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ पर हैं अथवा पृष्ठ के बाहर हैं के बीच अंतर किया जा सके। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिसके कारण उन बिंदुओं को जो पृष्ठ पर हैं, पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ के बाहर हैं, में डिफरेंस किया जा सके। दूसरा जो क्वालिटी है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गॉसियन पृष्ठ जो है उस बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र, जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ पहले क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दूसरा, यह पृष्ठ जो है उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा जो है गुण, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए। गॉसियन पृष्ठ की आकृति जो है, आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, सिमेट्री में होनी चाहिए, सम्मित होनी चाहिए। ठीक है, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र, जिससे जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, लंबवत हो, तथा परिमाण में नियत हो, तथा परिमाण में नियत हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि
गॉसियन पृष्ठ और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो आपने देखा कि जो गॉसियन पृष्ठ है यह एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है, जिससे आप गुरुत्वीय, वैद्युत, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। गोला, बेलन, घन इसके उदाहरण हैं, जबकि कुछ पृष्ठ जैसे कि चकती का पृष्ठ, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ पर हैं अथवा पृष्ठ के बाहर हैं, के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ठीक है। गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तीसरा, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए। गॉसियन पृष्ठ की आकृति जो है वह स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके गॉसियन पृष्ठ और उनकी विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर गॉस के नियम के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ रहे थे गॉस का प्रमेय, गॉस के नियम के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।